तो आज का टॉपिक CR फॉर्मूला या राजगोपालाचारी फॉर्मूला है। और ये 1940 से 45 के बीच की जो घटनाएं हुई थी, उनमें ये अंतिम घटना है। और इस घटना पर लीग के पाकिस्तान की मांग का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, या वही एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा होगा, जिसको हम CR या राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं। जो जुलाई 44 में राजगोपालाचारी साहब ने सामने रखा, गांधी की सहमति से रखा। और स्वयं राजगोपालाचारी क्या हैं, मद्रास के, आप जानते हैं कि 1937 के चुनावों में प्रधानमंत्री भी थे वहां के कांग्रेस में। तो जो भी फॉर्मूला आएगा, जाहिर सी बात है, प्रभावशाली होगा ही। तो इस फॉर्मूले का उद्देश्य लीग की जो मांग है, उस मांग में जो पाकिस्तान मांगा गया है या पृथक राष्ट्र जो मांगा गया है, डुअल नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, वो यहाँ स्वीकार कर लिया गया। इसलिए क्वेश्चन बनता है, वो पहला कांग्रेसी नेता जिसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया सैद्धांतिक रूप से, तो जवाब आएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है। तो जिन्ना को बुलाकर बताया गया कि प्लान क्या है। तो प्लान में ये कहा गया था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन करे इस विश्व युद्ध में आजादी प्राप्त करने के लिए। बदले में लीग को क्या मिलेगा, तो ये दूसरा प्रावधान था कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां सीमा निर्धारण के लिए एक कमीशन बनाया जाए, और उसके बाद वहां जो लोग रह रहे हैं उनसे बंटवारे को लेकर वोटिंग कराई जाए, मताधिकार का प्रयोग किया जाए। ठीक। तो इसका मतलब था कि अगर वो लोग वोट करें पाकिस्तान के फेवर में, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यही वो कहानी है जहां सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी गई राजा जी के द्वारा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ये दूसरा पक्ष था। तीसरा पक्ष था कि मतदान से पहले सभी दलों को वहां अपनी बात रखने का समान अवसर मिलेगा। यानी लीग बताएगी कि हम क्यों अलग पाकिस्तान चाहते हैं। कांग्रेस ये बताएगी कि धर्म के आधार पर मांग करना ठीक नहीं है, इससे आप कमजोर होंगे। यानी सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका था। इसमें विशेष ध्यान रखा गया था खान अब्दुल गफ्फार खान का, क्योंकि वो अब चाहेंगे कि, वैसे तो चाहते कि भारत का बंटवारा ना हो, और अगर भारत का बंटवारा होता है तो फिर 3 हिस्से होने चाहिए। पहला भारत और पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में से उनका अपना बलूचिस्तान वाला हिस्सा अलग हो जाना चाहिए, पेशावर वाला पार्ट। तो इसलिए सभी को अपनी बात रखने के लिए मौका दिया गया, या उसकी बात कही गई। ये तभी संभव था, चौथा पॉइंट, जब, पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, भारत ब्रिटेन से आजादी प्राप्त करेगी, जिसमें लीग कांग्रेस का समर्थन करेगी। ठीक। और जब बंटवारा हो रहा होगा, तो जो कंबाइंड सब नेचर के सब्जेक्ट थे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ट्रेड, ऐसे आवश्यक विषय परस्पर सहमति से मैनेज कर लिए जाएंगे।
चूंकि इतना बड़ा टाई अप हो रहा है तो फिर ऐसे विषयों पर भी कोई समस्या नहीं होनी थी, ये भी आसानी से सुलझ जाते। ये 5 प्रस्ताव राजगोपालाचारी साहब ने दे दिए हैं गांधी के माध्यम से जिन्ना को। गांधी और जिन्ना की मीटिंग हुई और गांधी ने यहाँ जिन्ना को कायद ए आजम भी कहा। कायद ए आजम भी कह दिया। कायद आजम का मतलब होता है ग्रेट लीडर, महान नेता। लेकिन आपको पता है जिन्ना क्या बोलेंगे? नो। क्यों नो बोलेंगे? क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को ये कहकर डिले कर दिया गया कि जनता तय करेगी। जबकि जिन्ना क्या चाहते हैं कि आप पहले बताओ, कहो कि हाँ पाकिस्तान के लिए तैयार है, वोटिंग की जरूरत नहीं। यही वो पॉइंट था जहां समस्या बढ़ी और जिन्ना ने हमेशा की तरह फिर से नो कह दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली 9 आ गया है, तो 9 की जगह नो होना चाहिए। और अंततः फॉर्मूला फेल हो गया। लेकिन फॉर्मूला का महत्व ये है कि इसी फॉर्मूले पर चलकर आगे पाकिस्तान बना भी। तो जिन्ना भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन फॉर्मूला महत्वपूर्ण था, ये ध्यान रखना। तो ये है आपका पहला टॉपिक आज का, जहां पर पाकिस्तान के अस्तित्व को कांग्रेस का एक आदमी स्वीकार कर रहा है, लेकिन कंडीशन बेस्ड है, बस इतना फर्क दिखाई देगा। ठीक है, ये है आपका पहला टॉपिक। और जैसा मैंने कहा, फिर से समझ लो, 40 से 44 के बीच की स्थिति है ये। नाइनटीन 46 में कितनी घटनाएं हैं? सर मैंने नोट नहीं किया था इस बार। बाकी लोगों ने नोट किया? हिमांशु? सर ऐसे तो नोट नहीं किया, 3। हाँ, जो उम्मीद थी। ज्योति? निहारिका? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खैर, तो जैसा हमने कहा, भारत की आज़ादी में अब केवल 2 साल बचे हैं। तो उन सालों को, यानी ईयर्स को 46 और 47 में हम सॉरी 45, 46 और 47 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको नाम देंगे टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी की दिशा में 3 साल है ये। जैसे मैंने कहा, 45 की घटनाओं में आपको मेनली 4 घटनाएं ध्यान में रखनी है। लॉर्ड वेवेल का प्लान, ठीक है, वेवेल प्लान जून 45 में। 45 में वेवेल प्लान पर डिस्कशन करने के लिए शिमला समिट, जून जुलाई 45। इधर अगस्त में वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो दिसंबर भारत में चुनाव होंगे। तो दिसंबर में भारत में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से केवल 3 घटनाएं आपको लिखनी है, 4 नहीं, 3 ही लिखना आप। ठीक है,
46 में भी देख लीजिए, पहली घटना रॉयल नेवी का रिवोल्ट है, जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी लिखना है। फरवरी में रॉयल नेवी रिवोल्ट हुआ पहला। दूसरा, मार्च में अगले ही महीने में कैबिनेट मिशन भारत आया, मार्च 46 में। मार्च के बाद कैबिनेट मिशन हमें क्या देगा? संविधान सभा, तो उसके चुनाव हुए जुलाई 46 में। तो हमें जुलाई में क्या मिल जाएगी? संविधान सभा मिलेगी। संविधान सभा में चूंकि लीग को बहुमत या अच्छी सीटें नहीं मिलेंगी, तो लीग क्या करेगी? डेड घोषित कर देगी, यानी डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस का टाइम आ जाएगा। ठीक, और अंततः एंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी दिसंबर 46 में। तो यहाँ आप देखेंगे 5 घटनाएं 46 की हैं, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका सीक्वेंस हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और सीक्वेंस में मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं। आप सबको घटनाएं पता है घटी है, लेकिन सीक्वेंस में गड़बड़ होती है, तो सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है। 47 में 2 घटनाएं हैं, पहली या 3 घटनाएं कर लो। पहली है प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली की डिक्लेरेशन, तो एटली डिक्लेरेशन बोलते हैं, फरवरी 47 में आई है। माउंटबेटन प्लान आया, जैसा प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं वैसा ही उसके वायसराय कर रहे हैं। तो जून 47 में भारत की आज़ादी का प्लान दिया उन्होंने, माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और तीसरी घटना भारत की आज़ादी का अधिनियम एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर 11 घटनाएं आपको पढ़नी है, और सीक्वेंस में पढ़नी है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए समझते हुए पढ़नी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यस सर, कर लिया। आपको याद करने में आसानी होगी। इसमें केवल पर्पज यही था कि आपको मेमोराइज करने में बहुत इजी रहेगा, अब आपका ऊपर सीक्वेंस वाला गलत नहीं होगा। खैर, बाकी आप लोगों की इच्छा है। बच्चे जब बड़े हो जाए तो ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वेवल प्लान। जून 46, ठीक है, गर्मियां हैं, तो इन गर्मियों में लॉर्ड वेवल भारत के नए वायसराय बनकर आए। और जून 45 है ना, सॉरी, हाँ जून 45 है, तो आपको पता होना चाहिए क्या नहीं हुआ अभी? वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर में दूसरा वायसराय आ गया। पहला कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, जिसने क्या दिया था? अगस्त प्रस्ताव 40 में। 5वां साल चल रहा है युद्ध को शुरू हुए, तो वायसराय चेंज हो चुका है। कौन आ गए यहाँ पर अब? लॉर्ड वेवल आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचो, आप वायसराय बन के भारत के आते उस समय, तो क्या करते? भारत की स्थिति को समझते और कोशिश करते कि भारत क्या करे? विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करे। लेकिन जिस तरीके से भारतीयों ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, उससे तय होगा कि भारत समर्थन तो नहीं करेगा। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस का खतरा बढ़ ही रहा था, तो सरकार का सारा ध्यान कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस से निपटने पर, बाहर के कंटेक्स्ट में। तीसरा काम क्या है? लीग की एक्टिविटी शुरू हो गई है, और उस एक्टिविटी का पहला काम था लाहौर अधिवेशन, दूसरा काम था राजाजी प्रपोजल, और तीसरा काम अब आना था। तो लॉर्ड वेवल ने सोचा कि चलो एक काम तो निपटा ही दिया जाए।
कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए, यानी जो हिंदुस्तान अगर हमें समर्थन नहीं दे रहा है तो इसे तोड़ देते हैं। यही वेवेल प्लान। ठीक, तो लॉर्ड वेवेल, पूरा नाम उनका लॉर्ड विस्काउंट वेवेल उनका नाम है। जब वो भारत आए तो उनका पहला काम था कि भारत में जो गतिरोध आया हुआ है विश्व युद्ध को लेकर, उसे दूर किया जाए। इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड एमरी हैं, आमरी या एमरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पूर्ण सुशासन दिया जाएगा। इस कथन से प्रभावित होकर लॉर्ड वेवेल ने अपने प्रपोजल तैयार कर लिए। ठीक है, जबकि उन्हें पता है कि क्या नहीं होगा, भारत समर्थन नहीं देगा, फिर भी उनको प्रयास करना पड़ा। तो ये तो बैकग्राउंड है कि क्यों वेवेल प्लान आया, कब आया। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे जून 1945 में। पहला प्रपोजल था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी, कार्यकारी परिषद बनाई जाएगी, और उसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाएंगे, केवल एक पद को छोड़कर, और वो पद होगा वायसराय का। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सत्ता किसकी रहेगी? इंग्लैंड की। काम कौन करेगा? भारत के लोग करेंगे। ठीक है, इस वायसराय के पास और पावर क्या होगी कि वो कमांडर इन चीफ होगा, यानी सेना की सारी पावर उसके हाथ में होंगी। ये भारतीय को नहीं मिलेंगी। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वेवेल प्लान में भारतीयों को कौन सा विभाग नहीं दिया गया? तो डिफेंस, प्रतिरक्षा का विभाग वायसराय के पास रखा गया, बाकी सभी विभाग भारतीयों को देने की स्वीकृति थी। ठीक है, यहां तक तो अच्छी बात थी। दूसरी बात, बंटवारे की करना था। तो उन्होंने कहा जितने पद हिंदुओं को दिए जाएंगे, सवर्ण हिंदुओं को, यानी दलित बाहर कर दिए, सिख बाहर हो गए, जितने सवर्ण पद हिंदुओं को होंगे उतने ही पद मुसलमानों को दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उन्होंने प्रपोजल दिया। तीसरा, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद बनेगी वो अंतरिम सरकार जैसी होगी, इंटरिम गवर्नमेंट जैसी होगी। ठीक है, ये सब तब संभव होगा जब इंडिया गुट के गिरफ्तार नेताओं को छोड़ दिया जाए। तो सरकार ने कहा कांग्रेस के नेता सभी रिहा कर दिए जाएंगे और उनका ओपिनियन लेने के लिए, चूंकि जेल में है वो, उनको शिमला बुलाया जाएगा। अगला, जैसे युद्ध समाप्त होगा भारतीयों को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये है वेवेल प्लान। तो रटने से अच्छा समझो कि वेवेल प्लान क्यों आया। जैसे मैंने अभी कहा, इस समय सरकार कोई और इशू नहीं चाहती, क्योंकि जापान का खतरा बहुत ज्यादा है, वहां का खतरा बहुत ज्यादा है। तो भारतीयों को मनाने की कोशिश है, लेकिन कैसे मनाएंगे? बंटवारे के साथ। तो लीग को भी हवा दे दी कि बराबर के पद मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे भी लगता है कि अगर आप उस समय लॉर्ड वेवेल होते और भारत आते तो आपका प्रपोजल भी यही रहता एज ए ब्रिटिश।
ठीक है, तो ये तो प्रपोजल था, इस पर डिस्कशन के लिए क्या होगा, शिमला सम्मेलन होगा। तो पहला ही प्रश्न, शिमला सम्मेलन कब हुआ? जून और जुलाई में, बीच में 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 की दूसरी घटना थी। जून में क्यों होगा, या सॉरी शिमला में क्यों होगा? तो जवाब ये है, गर्मियां हैं और शिमला भारत की उस समय विंटर कैपिटल है ना, सॉरी समर कैपिटल है, तो सब लोग वहीं मिलेंगे। तो अगला प्रश्न, बेबल प्लान पर विचार करने के लिए कौन सी जगह चुनी गई? तो जवाब क्या होगा, शिमला सम्मेलन, शिमला जगह चुनी गई। और इसमें कहा गया था ना, कांग्रेस के सभी नेताओं को आजाद कर देंगे, तो कांग्रेस के नेता, लीग के नेता और लॉर्ड वेवेल कहाँ पहुंचेंगे? शिमला पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 21 लीडर्स हैं। तो शिमला सम्मेलन में, जो कि वेवेल प्लान पर डिस्कशन के लिए हुआ, 21 लोग शामिल हुए। ठीक है, कांग्रेस की ओर से जवाहर, मौलाना आजाद, पटेल, ठीक है, लीग की तरफ से जिन्ना, और अन्य नेताओं में खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह और इस्माइल खान, ये सभी उपस्थित हैं। अगला प्रश्न प्री का, कांग्रेस डेलीगेशन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना आजाद ने किया, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय वही हैं, इसलिए वही लीड करेंगे पूरी डेलीगेशन। एक प्रश्न और, शिमला में उस दिन एक आदमी और उपस्थित था, लेकिन जो समिट में नहीं गया, वो है गांधी जी। ठीक है, सब में बातचीत हुई, एक पॉइंट ऐसा था जहां पर सब गड़बड़ हुआ, और वो था कि वायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुस्लिम होंगे, वो सभी मुस्लिम लीग के द्वारा चुने गए होंगे, और ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके पास भी मौलाना आजाद जैसे लोग हैं। तो अगर सारे मुस्लिम नेताओं को लीग चुन लेगी तो फिर कांग्रेस और बाकी लोग क्या करेंगे? तो लीग की इस रिजिडिटी के चलते, हट धर्मिता के चलते सम्मेलन फेल हो। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल ने कहा लीग ने इस बात पर सहमति नहीं दी है, इसलिए सम्मेलन को फेल डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर आपको मेंस के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे? शिमला सम्मेलन का आयोजन जून जुलाई 45 में हुआ शिमला में, जिसका उद्देश्य बेबल प्लान पर विचार करना था। इसमें कुल सभी पार्टियों के लगभग 21 नेता, उनका नाम लिख देंगे। गांधी ने भागीदारी नहीं की, जबकि वहां उपस्थित थे। सम्मेलन असफल हुआ, उसका कारण लीग के द्वारा जो हट दिखाया गया, क्या था कि वायसराय की कार्यकारी काउंसिल में, परिषद में जो मुस्लिम अपॉइंटेड होंगे, उनका नेतृत्व या उनका चयन अकेली लीग करेगी, और ये बात कांग्रेस को अच्छी या स्वीकार्य नहीं होगी, और यही पॉइंट सम्मेलन को फेल डिक्लेयर करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट एक्सेप्टेड थे, सारे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भारत के लोग क्या मांग रहे थे? आजादी। बेवल क्या दे रहे हैं कि युद्ध के बाद वायसराय तुम्हारा हेड होगा, बाकी सब तुम काम करोगे। तो कांग्रेस स्वीकार करेगी इसे? नहीं करेगी।
तो जो टोटल इंडिपेंडेंस मांग रहा हो, एब्सोल्यूट मांग रहा हो, वायसराय को स्वीकार क्यों करेगा भला? तो एक रीजन तो ये था फेल होने का। दूसरा रीजन था, तीसरा रीजन इसमें पाकिस्तान की मांग कहीं थी नहीं, तो लीग वैसे भी स्वीकार करने वाली नहीं थी। इन तीन कारणों से सम्मेलन फेल हुआ, लेकिन पहला कारण मेन है जो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। तो बेबल का प्लान फेल हो गया, ये जून की कहानी है, जुलाई की। और आप जानते हो 6 और 9 अगस्त को जापान बर्बाद हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, अचानक से सब कुछ बदल गया। ठीक है, तो बदली हुई कंडीशन में इंग्लैंड में चुनाव होंगे। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा, विश्व इतिहास में से बहुत कम उदाहरण है कि इतने बड़े युद्ध को जीतने वाले हीरो को जनता ने बहिष्कार कर दिया। यानी विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के चुनाव हार जाते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, है ना। तो आप समझ सकते हो कि इंग्लैंड केवल नाम के लिए जीता, क्योंकि बाकी जीत कौन रहा था? जापान। फिर भी खैर, तो विंस्टन चर्चिल हारते हैं, लेकिन हारने से पहले चुनाव प्रचार में क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो भारत को आजादी देंगे। चुनाव जीतेंगे तो आजादी भारत को दे दी जाएगी। कौन कह रहा है? क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी से। इसे लिख लो। ठीक है, जब चुनाव जीत गई लेबर पार्टी तो क्या था, पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया गया। लॉर्ड एमरी हट गए। अब लेबर पार्टी के पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, ध्यान से सुनना और लिखना, समझना। जो सरकार कह चुकी हो आजादी देनी है, वो पहला काम क्या करेगी? पहला काम होगा, आजाद देश को क्या चाहिए? सरकार। और सरकार के लिए क्या करना पड़ेगा? चुनाव। ठीक है ना। तो भारत में आम चुनाव कराया गया। तो एटली सरकार की पहली सफलता भारत में क्या रहा? भारत में जनरल इलेक्शन कराना, जो कब से नहीं हुए थे? जब से भारत कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, तब से नहीं हुए। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनवाया था आपने? भारत के आम चुनाव दिसंबर 45। जो अगस्त में तो ब्रिटेन जीत ही गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे एटली में भारत, और दिसंबर में एटली भारत के लिए चुनाव करा देंगे। तो यूपीएससी ने एक जगह इंग्लैंड के चुनाव भी पूछे हैं कि इस बीच में इंग्लैंड का चुनाव कब होगा। ठीक है, तो इंग्लैंड के चुनाव उस समय अक्टूबर नवंबर में होगा। हमारा हेडिंग भारत के आम चुनाव थे, तो उसमें लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की बदली परिस्थितियों में इंग्लैंड में भी विंस्टन चर्चिल की हार हुई और भारत समर्थक एटली सरकार ने दिसंबर 1945 में चुनाव कराए, आम चुनाव कराए। इन चुनावों में सीएलए और प्रांतम में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। ठीक है, पर्याप्त बहुमत मिला।
जैसे आप कहेंगे कि CLA में कांग्रेस को 91.3% सीटें मिली या वोट मिले, जो स्टेट थे वहां पर आप लिखेंगे बम्बई, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कितने स्टेट हो गए यहाँ पर? 6 प्रांत, ठीक है। जबकि याद था ना 37 के चुनाव में कितने मिले थे? 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था। तो यहाँ उड़ीसा एड ऑन हो गया आपके साथ। उत्तर पश्चिम प्रांत यानी गफ्फार खां के इलाके में कांग्रेस को 30 सीटें मिली। पंजाब में क्या हुआ? कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में कांग्रेस रही लेकिन अकालियों के साथ आई। यानी 7 राज्यों में सरकार उनकी हो गई। मुस्लिम लीग केवल कहां जीती? बंगाल और सिंध में जीती। बंगाल और सिंध में जीती केवल। ये है भारत के आम चुनाव। फिर रिवाइज कर लें। आम चुनाव क्यों होंगे? क्योंकि भारत को आजादी देनी है। आजाद देश के पास एक सरकार होनी चाहिए जिसको सत्ता सौंपी जाएगी। उस सरकार के लिए चुनाव कराना जरूरी है। कौन मानता है ऐसा? क्लीमेंट एटली मानते हैं, जो PM है नए ब्रिटेन के लेबर पार्टी से। ठीक है, ये चुनाव का कारण। चुनाव का परिणाम सीधा, आपने 6 राज्यों में सरकार है, CLA में पूर्ण बहुमत, पंजाब में कॉलिशन गवर्नमेंट, लीग केवल सिंध और बंगाल में जीती। मैं बार बार कह रहा हूं, लीग कहां जीती? केवल सिंध और बंगाल में। इसका फर्क आगे दिखेगा। ठीक है, तो मीटिंग खत्म हो रही है। फिर से क्लिक करें।